हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। 1940s और 50s में डॉक्टर इवन कैमेरॉन ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। जो मरीज या जो लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे, उनके मानसिक संतुलन को वापस लाने के लिए एक थेरेपी का उन्होंने इजाद किया। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। यानी आप थेरेपी दें और किसी इंसान के दिमाग के अंदर मौजूद सारी याददाश्त को आप पूरी तरह से मिटा दें। आप इस तरह से उसको मिटाएं कि बिल्कुल एक क्लीन स्लेट बना दें। उसके ब्रेन को आप बचपन में ले जाकर पहुंचा दें और फिर उसके बाद आप नए से उस पर जो चाहें वो लिखना शुरू करें और नए से उसको डेवलप करें। डॉक्टर कैमेरॉन ने जब इसका इजाद किया तो उनका स्टेप 1 तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। वो पेशेंट को शॉक देकर इन्फेंसी में तो पहुंचा सके, लेकिन वो उसके ब्रेन को रीबिल्ड नहीं कर सके, फिर से पुराने जैसा बना नहीं सके। अल्टीमेटली इट लेड टू मोर डिस्ट्रक्शन रादर देन कंस्ट्रक्शन। अब आप कहेंगे कि साइकेट्री या मेडिकल साइंस का इकोनॉमी और इकोनॉमिक थ्योरी से क्या रिलेशनशिप है। आप देखें, बहुत सारे टर्म्स इकोनॉमिक थ्योरीज में ऐसे आते हैं जिनका रास्त रिलेशनशिप मेडिकल साइंस से है। डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, मानो जैसे मानसिक डिप्रेशन हो उसी तरह से इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है। उसी तरह से आज जिस इकोनॉमिक थ्योरी की हम बात करेंगे उसको कहा जाता है द शॉक डॉक्ट्रिन। इसको देने वाली है नाओमी क्लेन। नाओमी क्लेन एक वर्ल्ड रेनाउंड एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं, फिल्म मेकर हैं और एक ऐसी क्रूसेडर हैं जो कैपिटलिज्म और उसकी रॉन्ग पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में लिखती रहती हैं, एक्टिविज्म करती रहती हैं। और जो इकोनॉमिक टर्म इस थ्योरी के लिए उन्होंने कॉइन किया है वो उसको डिज़ास्टर कैपिटलिज्म कहती है। डिज़ास्टर कैपिटलिज्म 2 चीज़ों से बनता है उनके अनुसार। नंबर 1 शॉक थेरेपी से और नंबर 2 क्राइसिस थेरेपी से। शॉक थेरेपी मतलब वो चीज़ कि एक चलती हुई इकोनॉमी को अगर आप कैपिटलिज्म या न्यू लिबरलिज्म के हाथ में दे देना चाहते हैं तब आपको उसको हिलाना पड़ेगा, शॉक देना पड़ेगा, झटका देना पड़ेगा और उसको उठाकर फिर कैपिटलिज्म को दे देना पड़ेगा। क्राइसिस थ्योरी वो थ्योरी है जहां कोई मुल्क और कोई कंट्री अगर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या अदरवाइज किसी क्राइसिस से गुजरता है तब इस क्राइसिस का इस्तेमाल ये डिजास्टर कैपिटलिज्म करता है और उस मुल्क के फ्यूचर को वो लिखता है। आज के इस वीडियो में हम इसी शॉक डॉक्ट्रिन को और इस इकोनॉमिक थ्योरी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और इसको समझने के लिए हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस डिजास्टर कैपिटलिज्म का जन्म कहाँ हुआ और कैसे हुआ। इसका जन्म होता है शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और ये थ्योरी देने वाले मिल्टन फ्रीडमैन है। मिल्टन फ्रीडमैन की अगर आइडियोलॉजी को हम डिफाइन करना चाहें तो उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स भी आते हैं और ये आइडियोलॉजी की सबसे पजलिंग बात ये है कि ये अपने टर्म्स को और ये अपने क्वाइनेज को बदलती रहती है। जैसे मिल्टन फ्रीडमैन अपने आप को लिबरल कहते हैं लेकिन उनके मानने वाले अपने आप को कंजर्वेटिव कहते हैं। आज का जो स्कूल ऑफ थॉट जो चल रहा है उसको न्यू लिबरलिज्म कहा जाता है, लेकिन वही उनके मानने वाले अमेरिका में उसको न्यू कंजर्वेटिज्म कहते हैं। आप न्यू लिबरलिज्म कह लें या आप न्यू कंजर्वेटिज्म कह लें, बात एक ही है। नाओमी क्लेन कहती हैं कि दरअसल में ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी 3 चीज़ों से बनी है, अ पॉलिसी ट्रिनिटी। नंबर 1 एलिमिनेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, पब्लिक स्फीयर के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया जाए। नंबर 2 कॉरपोरेट को कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाए और नंबर 3 पब्लिक स्पेंडिंग को या तो बहुत कम कर दिया जाए या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। जब ये 3 चीज़ें, नाओमी क्लेन कहती हैं कि जब ये 3 चीज़ें और 3 पॉलिसी के हेड्स एक साथ आते हैं इट गिव्स राइज टू अ न्यू एलीट। एक नई एलीट किसी भी देश में जन्म लेती है और वो नई एलीट 2 चीज़ों का मिश्रण होती है, पॉलिटिशियंस बैक्ड बाय द ग्रेट कॉर्पोरेट जायंट्स, और ये पब्लिक वेल्थ को लेकर प्राइवेट हैंड्स में दे देते हैं। जाहिर है आप पब्लिकली किसी चीज़ को चेंज करना चाहें तो आपको पब्लिक को कंट्रोल में रखना पड़ता है। नाओमी क्लेन कहती हैं कि जिस तरह से एक दौर में कम्युनिज्म आया था तो कम्युनिज्म असल में अथॉरिटेरियनिज्म की पीठ पर चढ़कर आया था। उसी तरह से ये जो फंडामेंटलिस्ट कैपिटलिज्म जो वो उसको कहती हैं, ये जो आया है वो ये कहती हैं कि इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी कंट्री की डेमोक्रेसी को इरोड कर दिया जाए, उसकी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया जाए। ये उसका पहला स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। जब ये ख़त्म हो जाती है देन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एन एलीट विच गवर्न्स द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर।
और फिर ये उस देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से इरोड करती है। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पर मिल्टन फ्रीडमैन के इस थॉट प्रोसेस की शुरुआत होती है, वो इन्हीं 3 पॉलिसी ट्रिनिटियों से बनी हुई है। फ्री मार्केट पॉलिसीज को कभी भी गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करती हैं, स्टेट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए पहले उसको ये शॉक दिया जाए और शॉक के बाद उसके हाथ में ये फ्री मार्केट पॉलिसीज दे दी जाए। और यही 2 चीज़ें जब कंबाइन हो जाती हैं, नाओमी क्लेन इसको डिजास्टर कैपिटलिज्म कहती हैं, क्योंकि दुनिया भर में इसने बहुत सारे मुल्कों में डिजास्टर बर्पा किया है। जब मिल्टन फ्रीडमैन अपनी थियरी लिख रहे थे, उस समय पर दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमिक थियरी बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। एक इकोनॉमिस्ट जो हाईली इन्फ्लुएंशियल थे, ही वाज जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स की अगर पूरी इकोनॉमिक थियरी और फिलॉसफी को हम समझें तो इट इज टेकिंग अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम कैपिटलिज्म दैट आर गुड एंड कंबाइनिंग देम विद डेवलपमेंटलिज्म और गवर्नमेंट कंट्रोल। यानी कुछ चीज़ें कॉरपोरेट को फ्री की जाए, उसको छोड़ा जाए, उसको डेवलप करने के लिए दिया जाए, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि एजुकेशन है, बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, ये सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो ताकि गवर्नमेंट इससे बेनिफिट करे, अर्न करे एंड देन इट शुड स्पेंड ऑन द पब्लिक। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को डेवलपमेंटलिज्म कहा जाता है। डेवलपमेंटलिज्म एज अ पॉलिसी was very favorite in the world और जो पॉलिटिशियंस होते थे उनको सोशल डेमोक्रेट्स कहा जाता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अक्सर दुनिया में जो इकोनॉमिक मॉडल चला वो सोशलिज्म या डेवलपमेंटल सोशलिज्म चला। अमेरिका, जहाँ पर मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी इकोनॉमिक थियरी दी थी, ये उनकी दी हुई पॉलिसी और शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ अमेरिका में नहीं लाई जा सकी। उसका रीज़न था अमेरिका की डेमोक्रेसी होने की वजह से पब्लिक ने उसको रिजेक्ट किया। यूरोप में एक बड़ी हद तक इसको रिजेक्ट किया गया। अब बचता है कि इसके लिए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाए, तो इसने चुना लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड सम ऑफ द साउथ अफ्रीकन एंड अरब वर्ल्ड, क्योंकि ये जो डेवलपमेंटलिज्म की पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, दैट वाज हर्टिंग द हाईली रिच, उनके इंटरेस्ट और उनके एजेंडाज। और इसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत होती है कोल्ड वॉर के दौरान में। कोल्ड वॉर हम सब जानते हैं, दुनिया में या अमेरिका एक चीज से बहुत डरा करता था, दैट वाज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का डर बताकर ये फ्री मार्केट पॉलिसीज ने अपनी जड़ें जमाई और अपनी जड़ें और एक्सपेरिमेंटल लैब इन्होंने बनाया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को और अरब कंट्रीज को। इसकी 2 बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। 1953 ने ईरान के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मुसद्देक, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने ईरान का जो ऑयल था वो सारे ऑयल के कंपनीज को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। इसको नेशनलाइज करने की वजह से बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के बड़े बड़े मंसूबे फेल हो गए और इसी को CIA ने फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म पोर्ट्रे करके एक कू ऑर्गेनाइज किया। मोहम्मद मुसद्देक को कू में विच वॉज बैक्ड बाय द CIA हटा दिया गया। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, ऑयल को कॉरपोरेशंस को बेच दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंट्री वाज ग्वाटेमाला। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है। बनाना ग्वाटेमाला में उगता था और ये कॉन्ट्रैक्ट्स इस कंपनी को मिले, इसको लेकर बहुत होड़ थी, इसमें बहुत पैसा था। ग्वाटेमाला के जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे, ये नेचुरल रिसोर्सेज को ये एक्वायर करना चाहते थे, ये एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जेकब अर्बेंस वाज अगेंस्ट इट। He was for the developmentalism, economics and policies. 1964 में अमेरिका ने और CIA ने अगेन एक coup ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट हिम एंड वी सी लॉट ऑफ वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और एक गवर्नमेंट को हटा दिया गया और सारे रिसोर्सेज पर ये बड़ी कॉरपोरेशंस ने कब्जा जमा दिया। एक डिजास्टर या एक शॉक दिया गया और ये शॉक के बाद एक कंट्री को फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में ढकेल दिया गया। इसी तरह की एग्जाम्पल जो नेक्स्ट आती है वो ब्राज़ील की है। US ये चाहता था कि ये सदर्न कोन की जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ पर डेवलपमेंटलिज्म की पॉलिसीज को निकालकर रैडिकली कैपिटलिस्ट बना दिया जाए और इसके लिए इनको एक झटका दिया जाए, शॉक दिया जाए। 1964 में US बैक्ड जुंता, दैट इज अ मिलिट्री फैक्शन, इसने ब्राजीलियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, लेकिन ये ओवरथ्रो उतना वायलेंट नहीं था जितना वायलेंस एक्सपेक्टेड था। There were not many brutalities or mass arrest. फिर शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक हैंडबुक बनाई और यहाँ के पास ऑन ग्रेजुएट्स ने ये हैंडबुक का इकोनॉमिक मॉडल ब्राज़ील में लॉन्च कर दिया।
सिर्फ 4 साल ही गुजरे थे कि इसने ब्राज़ील को एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस में ढकेल दिया। नतीजा क्या हुआ कि सिर्फ 4 साल के बाद इन 1968 huge protest erupted against this junta faction. Junta became more violent and what followed were mass murders, incarceration, political arrests, rapes, torture and human rights violation. और इसी तरह के कूज और इसी तरह के शॉक्स दूसरे कंट्रीज को भी दिए गए, जैसे कि इंडोनेशिया in 1965 प्रेसिडेंट सोकार्नो वाज मोर लिंक्ड विद द पब्लिक, ही वाज लेफ्ट लीनिंग और डेवलपमेंटल पॉलिसीज को लेकर वो बहुत उत्सुक थे, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल एंड ही वाज ओवरथ्रोन बाय अगेन ए CIA बैक्ड कू। प्रेसिडेंट सोकार्नो को मिलिट्री जनरल सोहार्तो ने ओवरथ्रो कर दिया। ओवरथ्रो करने के बाद एक ब्रूटल और सिस्टमैटिक कैंपेन चलाया गया टू कंप्लीटली एलिमिनेट द लेफ्ट विंग इन इंडोनेशिया एंड व्हाट हैपेंड वाज अ बिग डिजास्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन पॉलिटिकल थॉट। 1 महीने के अंदर 500,000 से 1 मिलियन लोग कत्ल कर दिए गए। All the political opposition was completely eliminated. रिपोर्ट्स में आया है कि बहुत सारी रिवर्स और बहुत सारी कैनाल्स जो थी they were flowing with blood and bodies. This was the brutality of the change into a disaster capitalism. ये डिजास्टर कैपिटलिज्म अपने कदम यूरोप में बहुत ज़्यादा और अमेरिका में बहुत लेट जमा पाया। उसकी वजह थी डेमोक्रेसी एंड द पॉलिटिशियंस वर नॉट इन फेवर ऑफ द कैपिटलिस्टिक एजेंडाज। People were against these politicians. ब्रिटेन में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको किया मार्गरेट थैचर ने। मार्गरेट थैचर जो कि इसी थॉट और फिलॉसफी में बिलीव करती थी, उन्होंने ये किया कि अर्जेंटीना से जो फाकलैंड क्राइसिस जारी थी उसका इस्तेमाल किया। जब ब्रिटेन ये फाकलैंड आइलैंड्स को जीत चुका तो मार्गरेट थैचर की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हुई। इसी का इस्तेमाल करते हुए मार्गरेट थैचर ने ये नई पॉलिसीज को ब्रिटेन में लॉन्च कर दिया और वहीं से यूरोप में ये न्यू लिबरल पॉलिसीज की शुरुआत हुई। और इसी डिजास्टर कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट वो चिली में भी हुआ। दुनिया भर में डिजास्टर कैपिटलिज्म इसी तरह से स्टेबल इकोनॉमीज, स्टेबल गवर्नमेंट्स और स्टेबल पॉलिसीज को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी जगह फ्री मार्केट और ये $multi-billion कॉरपोरेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑफशूट्स, इनसे लोन लेने लगाता है और फिर पूरी की पूरी इकोनॉमी और वहाँ की रिसोर्सेज गुलाम हो जाती हैं, इंडेप्टेड हो जाती हैं। और यही हाल आज श्रीलंका में जारी है। इसी की एग्जाम्पल नोमी क्लेन दुनिया भर में देती हैं। वो साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल्स देती हैं, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की एग्जाम्पल देती हैं, वो अरब वर्ल्ड की एग्जाम्पल देती हैं, वो श्रीलंका की एग्जाम्पल देती हैं, वो इवन रशिया और यूरोप की भी एग्जाम्पल्स देती हैं कि किस तरह से ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी ने फंडामेंटल कैपिटलिज्म या न्यू लिबरलिज्म में दुनिया भर में कितनी बड़ी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड इकोनॉमिक अनरेस्ट को पैदा किया है। होप कि आपको हमारी आज की ये थ्योरी पसंद आई हो। होप कि आपको ये वीडियो एजुकेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.